वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। हमने देखा कैसे अपने सिलेबस टॉपिक्स में जो टर्म्स दिए गए हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए इन टर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी का क्या मीनिंग है। स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी थ्योरीज रिगार्डिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वर डेवलप्ड ओनली इन 1960s। ऐसा क्या हुआ 1960 में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी आई। एंड अर्लियर देयर वर स्टडी ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। क्योंकि 1960 से पहले के दशक में या उससे पहले के टाइम पीरियड में बस हम लोग पढ़ते थे कुछ कंसेप्ट्स लाइक इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, इतना ही पढ़ लेते थे। कोई स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को नहीं पढ़ते थे। अब इसमें ऐसा अलग क्या है स्ट्रेटिफिकेशन में और इनइक्वालिटी में, ये देखेंगे। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन टिल 18th सेंचुरी इनइक्वालिटी इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस और एबिलिटीज। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस और एबिलिटीज। मीन्स अगर महिलाओं के साथ इनजस्टिस है या इनइक्वालिटी है तो हम कह देते हैं ऐसा सही है क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी वैसी है। मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर अगर अनइक्वल है तो हम मान लेते थे कि नेचर ने बनाया है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। मीन्स हम उसको नेचुरल इनइक्वलिटी की तरीके से देखते थे, ना कि सोशल इनइक्वलिटी। लेकिन 1960 आते आते हमने स्ट्रेटिफिकेशन को पढ़ना स्टार्ट किया। मीनिंग हमने इनइक्वलिटी को देखना स्टार्ट किया कैसे, नेचुरल और सोशल तरीके से। इसको हम लोगों ने नेचुरल और सोशल तरीके से देखना स्टार्ट किया। तो अब आपका एक बेसिक डाउट आना चाहिए, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इनइक्वलिटी एंड सोशल इनइक्वलिटी। इसको भी हम देखेंगे। अब आप कहेंगे सर 1960 में ऐसा क्या होता है जो हमने स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया और मोबिलिटी स्टडी स्टार्ट की। इससे पहले बस इक्वलिटी और इनइक्वलिटी पढ़ के ही हम काम चला लेते थे, कोई मोबिलिटी की स्टडी नहीं करते थे। और क्या नहीं स्टडी करते थे, हम कोई सिस्टम की स्टडी नहीं करते थे, ओपन एंड क्लोज सिस्टम की। अब अगर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है वो हावी हो रही होगी। तो 1960 में आपने क्या देखा, स्ट्रक्चरल फंक्शंस लाइक टालकट पार्सन्स, उनका दौर था कहाँ पे, यूएसए में। तो इसलिए हम ये अब सिस्टमिक स्टडी करने लगे थे, इसीलिए हमने ओपन एंड क्लोज सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया। हमने स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में मोबिलिटी को पढ़ना स्टार्ट किया। मोबिलिटी को क्यों पढ़ना किया, क्योंकि यूके में और यूएसए की सोसाइटी में कंपैरिजन किया जा रहा था कि कौन सोसाइटी ज़्यादा ओपन है और कौन सी सोसाइटी क्लोज है। तो यूके में जो मोबिलिटी स्टडी की गई उसमें देखा गया कैसे कुछ वर्कर अपवार्ड मोबिलिटी देख रहे हैं जिन्हें कहा गया एफ्लुएंट वर्कर, और कुछ वर्कर्स डाउनवार्ड मोबिलिटी में जा रहे थे या डाउनवार्ड मोबिलिटी अचीव कर रहे थे, उन्हें कहा गया ब्लैक कोटेड वर्कर्स। तो ये जो स्टडीज़ हैं वो भी 1960 के दशक में ही हो रही थी। इसीलिए अब हम इक्वलिटी और इनइक्वलिटी तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, हमने अपना स्कोप बढ़ा दिया है सोशलॉजी का। हम उसमें पढ़ेंगे एक्सक्लूजन भी, हम पढ़ेंगे डेप्रीवेशन भी, हम सिस्टम्स को पढ़ेंगे, हम उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्योंकि 1960 आते आते स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी का बोलबाला हो चुका था और मार्क्सिस्ट थ्योरी भी अप्लाई होने लगी थी और पर्टिकुलरली न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी भी दिखने लगी थी और वेबेरियन थ्योरी भी उस समय अप्लाई हो रही थी। तो ये हमने इन सोशलॉजिकल थ्योरीज को अप्लाई किया इक्वलिटी और इनइक्वलिटी जैसे कंसेप्ट्स पर, तो फिर वो बना स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। और क्या हो रहा था, 1960 का दशक जो था वो न्यू सोशल मूवमेंट्स का दशक था। मींस सोशल मूवमेंट्स अब नए तरीके से किए जा रहे थे और एक नई मिडिल क्लास बन रही थी, वो इसको लीड कर रही थी। तो आपके लिए दो टर्म्स नए हो गए, वेस्टर्न कंट्रीज में न्यू सोशल मूवमेंट्स एंड न्यू मिडिल क्लास, ये भी हम पढ़ेंगे। और 1960 का जो दशक है वो पीक टाइम है कोल्ड वॉर का। तो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में एक जंग छिड़ी हुई है, कौन, इक्वल सोसाइटी है। तो एक दूसरे को अनइक्वल प्रूव करने में लगे हुए थे और अपने आप को इक्वल प्रूव करने में लगे हुए थे सभी देश। इसीलिए स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है 1960s के दौर में। उस वक्त
क्योंकि कोल्ड वार का वक्त था, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज पढ़ी जा रही थी। मीन्स ये कहा जा रहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज बस अंडर डेवलपमेंट चाहते हैं, किसका? डेवलपिंग कंट्रीज का। उसको कहा गया डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। मीन्स ये बहुत चालाक देश हैं वेस्टर्न यूरोप, ये आपका भला नहीं चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आप सभी डेवलपिंग कंट्रीज इन पर हमेशा डिपेंडेंट रहें और ये आपको एक्सप्लॉइट करते रहें। इस टाइप की जो थ्योरी थी उसको कहा गया डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, और ये भी 1960s के वक्त चल रही थी। मीन्स ये थ्योरी भी इनइक्वलिटी को हाईलाइट कर रही थी। तो इस बैकग्राउंड में हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी स्टडी। अब देखते हैं हमारा जो कन्वेंशनल नोशन रहा वो क्या है इनइक्वलिटी का। प्लेटो साहब वो क्या कह रहे हैं? इनइक्वलिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर नेचुरल डिफरेंसेस एंड एबिलिटीज। मीन्स ये इनइक्वलिटी जो भी है, चाहे सोशल हो या नेचुरल हो, समाज में जैसी भी इनइक्वलिटी है उसको बस नेचर से ही एसोसिएट करते थे। मीन्स अगर कास्ट सिस्टम है और अनइक्वल है तो वे कहते थे कि नेचर में है इसलिए है। अगर पैट्रियार्की है और जो इनइक्वलिटी को प्रमोट कर रही है तो ये है क्योंकि नेचर ऐसा चाह रहा है। कौन कह रहा है? प्लेटो साहब। तो ये एक प्रकार से इनइक्वलिटी को जस्टिफाई करना चाहते थे। तो अगर जस्टिफिकेशन है तो उसकी क्वेश्चनिंग होगी नहीं। तो क्वेश्चनिंग कब स्टार्ट हुई होगी? जब स्टार्ट हुआ होगा स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम की स्टडी। मींस ओपन एंड क्लोज सिस्टम को पढ़ा गया होगा, मोबिलिटी स्टडी की गई होगी, सोर्स एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी ढूंढे गए होंगे। फिर हमने डायमेंशंस भी पढ़ी होंगी जैसे क्लास, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस। तो इसके सब नेगेटिव फॉलआउट्स भी पढ़े होंगे, तब हम कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी को क्वेश्चन करने लगे होंगे। तो ये तो रहा बैकग्राउंड। A solution to the stratification issue is presented in the form of social mobility, a transition from one hierarchy or social state to another. अब देखिए ये कह रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन इश्यू है या इनइक्वलिटी का इश्यू है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं किसमें? सोशल मोबिलिटी में। कि समाज सोशल लैडर में अपवार्ड की तरफ जाएगा, उसको कहा गया सोशल मोबिलिटी। और उसको बस एक वन टर्म सॉल्यूशन की तरीके से देखा गया। लेकिन हम जब इसमें डीप डाइव करते हैं, जैसे यूएसए में सोशल मोबिलिटी देखने को मिलती है, तो क्या आप कहेंगे यूएसए में अनइक्वलिटी नहीं है? आप कहेंगे नहीं सर, यूएसए में भी इनइक्वलिटी है। यूके में सोशल मोबिलिटी देखने को मिल रही है, क्या यूके एक इक्वल सोसाइटी है? आप कहेंगे नहीं सर, वहां पे भी इनइक्वलिटी देखने को मिल जाती है। तो फिर हमने सोशल मोबिलिटी को और डीप डाइव करके देखा, तो कुछ की टर्म्स देखे, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज सोशल मोबिलिटी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मींस 0-1 वाली कहानी नहीं है, ब्लैक एंड वाइट की कहानी नहीं है, कुछ ग्रे एरिया है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बीच। और उस ग्रे एरिया को स्टडी करने के लिए जो सिस्टम है वो है स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। अब देखते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। इसको बहुत सारे स्कॉलर सोशल इनइक्वलिटी भी कह देते हैं। मींस स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वलिटी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है एज पर सम स्कॉलर्स। तो आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि सर स्ट्रेटिफिकेशन, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी और हायरार्की में क्या डिफरेंस है? ये जो डिफरेंस है इनका जो बीच में क्या कन्वर्जेंस है, क्या डाइवर्जेंस है, ये आपको अपकमिंग 2 to 3 लेक्चर्स में पता लग जाएगा। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वलिटी सिमिलर चीजें हैं। फॉर हर्लम्बोस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वलिटी। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? सोशल इनइक्वलिटी है। एंड इट रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स रैंक्ड अरेंज्ड हायरार्किकली वन अबव द अदर। और इस इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी है कैसे? इसमें कुछ सोशल ग्रुप, देखिए सोशल ग्रुप्स हैं, कोई इंडिविजुअल बेसिस पर बात नहीं हो रही है। कुछ सोशल ग्रुप को रैंक किया जाता है। मींस पहले तो कैटेगराइज किया जाता है। देखिए पहले तो आप इसको कैटेगराइज करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर इसको आप रैंक करेंगे कैसे? ब्राह्मण को आपने कंसीडर किया टॉप पर, क्षत्रिय को उसके नीचे, वैश्य को उसके नीचे और शूद्र को और नीचे। मींस आपने पहले तो कैटेगराइज किया, फिर रैंक किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे कुछ सिस्टम को कहा जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और इसको ही कुछ कहते हैं सोशल हायरार्की
और कुछ लोग कहते हैं इसको सोशल इनइक्वालिटी। तो कहा गया है ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। वैसे ही एक सोशल स्कॉलर इसको स्ट्रेटिफिकेशन समझता है, ओपन सिस्टम से एसोसिएट करता है, इसको हायरार्की समझता है, क्लोज सिस्टम से एसोसिएट करता है, या इसको इनइक्वालिटी समझ रहा है, वह उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ पावर, प्रेस्टीज एंड प्रॉपर्टी दैट देयर मेंबर्स पजेसेस। अब देखिए, ये जो कैटेगराइजेशन और रैंकिंग है, ये जो कैटेगराइजेशन और ये रैंकिंग है, ये आप एक तो स्टेटस ग्रुप के आधार पर कर सकते हैं, मींस इनकी क्या प्रतिष्ठा है। तो ये कास्ट ग्रुप एक स्टेटस ग्रुप हो गया, या आप इसको क्लास ग्रुप के आधार पर कर सकते हैं। क्लास के आधार पर क्या है, जैसे आपने पहले तो कैटेगराइज किया अपर क्लास, फिर मिडिल क्लास और फिर लोअर क्लास। ये कैटेगराइजेशन किसके आधार पर है, ये कैटेगराइजेशन वेल्थ के आधार पर है। फिर आपने इसको रैंक कर दिया, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको ही कहा गया है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन कब कहा जाएगा, जब सामने वाला मानेगा कि इसमें चेंज पॉसिबल है, मींस इसको ओपन सिस्टम की तरीके से देखेगा। ठीक है, इसको हायरार्किकल सिस्टम कब कहा जाएगा, हायरार्किकल सिस्टम। इसको हायरार्किकल सिस्टम वो लोग कहेंगे जो कहेंगे इसमें चेंज पॉसिबल नहीं है, मींस इसको क्लोज सिस्टम मानेंगे। और इसको इनइक्वालिटी के रिस्पेक्ट में कौन देखेगा, जो कन्वेंशनल स्कॉलर हुए वो इसको इनइक्वल सिस्टम ही मानेंगे। अगर हमने इसको इनइक्वल कह ही दिया तो फिर हम मोबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हायरार्किकल और स्ट्रेटिफिकेशनल सिस्टम कहना ज़्यादा ठीक है, ना कि इनइक्वल सिस्टम। अब हमने देख लिया कि कैसे सोशल ग्रुप को रैंक किया जाता है, अरेंज किया जाता है हायरार्किकली, वन अबव द अदर ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो पावर के बेसिस पर आप कैसे रैंक करेंगे, या तो आप रूलर होंगे या आप रूल्ड होंगे। मीन्स आप रूलर को फिर यहाँ रखेंगे ऊपर और रूल्ड को नीचे रखेंगे, ऐसे तो होगा। जैसे आपने एस्टेट सिस्टम देखा कहाँ पर, फ्रांस में, तो वहाँ पर देखा आपने सबसे ऊपर क्लर्जी है, उसके नीचे नॉबल्स हैं और उसके नीचे थर्ड स्टेट है। या फिर हम रैंक करते हैं, अरेंज करते हैं हायरार्किकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज, जैसे हमने देखा कास्ट ग्रुप में, जैसे हमने कास्ट में देखा ये वाला, और हमने देखा प्रॉपर्टी या वेल्थ के बेसिस पर जो रैंकिंग होती है उसको क्लास के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये सब रैंकिंग होती हैं, तो हम उसको कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी। हायरार्की बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस, वेल्थ, पावर। तो वही बात यहाँ पर फिर से रिपीट है। एग्जाम्पल, कास्ट सिस्टम, जो हायरार्की है रिचुअल प्योरिटी के बेसिस पर, मीन्स जो सबसे ज़्यादा रिचुअली प्योर है वो ऊपर रहेगा, ब्राह्मण। उससे कम रिचुअली प्योर क्षत्रिय, उससे कम रिचुअली प्योर वैश्य और उससे कम रिचुअली प्योर शूद्र। अब देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये रिचुअल प्योरिटी के आधार पर ही है, इसमें शायद क्लास नहीं देखी गई। ये ब्राह्मण गरीब भी हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि रिचुअल प्योरिटी के आधार पर टॉप पर है तो टॉप पर रखा गया। मीन्स 13वीं हो या शादी, सबसे ज़्यादा लोड इन्हीं का लिया जाएगा। इसको कहा गया रिचुअल प्योरिटी। सबसे पहले खाना किसको खिलाया जाएगा, एक ब्राह्मण को। आप एक केस देखिए, आप एक बहुत सक्सेसफुल पीपल हैं और एक वेल्दी पर्सन भी हैं, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन एक सामने वाला व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति है और सक्सेसफुल भी नहीं है मेटलिस्टिक तरीके से, लेकिन वो एक ब्राह्मण है। तो 13वीं संस्कार जब होता है या 13वीं भोज जब होता है तो सबसे पहले जो दावत दी जाती है वो ब्राह्मण को दी जाती है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो दावत है वो सेकंड टाइम दी जाएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो खाएगा वो ब्राह्मण ही खाएगा। मीन्स रिचुअल प्योरिटी में वो टॉप पर है, चाहे वो गरीब हो या ना हो। तो ये जो सिस्टम है आप इसको कह सकते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सोशल इनइक्वलिटी, ये आप अपना समझ लीजिए। दूसरा, क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम फ्रेंच एस्टेट सिस्टम जो हमने देखा उसको क्लास सिस्टम में भी देख सकते हैं। जेंडर, जेंडर के बेसिस पर भी हम ये हायरार्की बनाते हैं। देखते हैं पावर के रिस्पेक्ट में क्या है। पावर मीन्स शक्ति, refers to the degree to which individuals or group can impose their will on others with or without their consent of those others। ये पावर की डेफिनेशन दी गई है। मीन्स पावर की जो हायरार्की बन रही है उसमें जो टॉप पर होंगे
वो कौन होंगे? जो अपनी विल सुपर इम्पोज करा रहे होंगे, और नीचे जो होंगे वो कौन होंगे? मानने वाले। तो ऐसी अगर आप कोई हायरार्की बनाएं तो वो होगी पावर के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या देख लिया? पावर से रिलेटेड हायरार्की, या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, या सोशल इनइक्वालिटी। प्रेस्टीज के रिस्पेक्ट में देखते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिष्ठा। रिलेट्स टू अमाउंट ऑफ एस्टीम और ऑनर associated with social positions, qualities of individuals and style of life। तो मैंने जैसे बताया कि एक ब्राह्मण को टॉप पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह रिचुअली प्योर है, उसकी वह प्रतिष्ठा है, प्रेस्टीज है समाज में, और वह वैसी ही एस्थेटिक लाइफस्टाइल भी जीता है। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मणों के केस में ये कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार, मीन्स ये एकेडमिशियन हो सकते हैं, ये लिटरेचर से जुड़े रहते हैं और सिंपल एंड सोबर लाइफ जीते हैं। फिर स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी और वेल्थ, उसको क्लास के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। रिफर्स टू मटेरियल पोजेशंस डिफाइंड एज वैल्यूएबल इन पर्टिकुलर सोसाइटीज। अब देखिए, आप यहाँ पर वेल्थ के आधार पर लोगों को स्ट्रेटिफाई करिए और फिर अरेंज करिए हायरार्किकली। तो अपर क्लास ऊपर आएगा, मिडिल क्लास नीचे आएगा, लोअर क्लास उसके नीचे आएगा। तो ये भी एक इनइक्वलिटी को देखने का नजरिया है, या इसको भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कह सकते हैं। अब जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये वेल्थ के आधार पर कर लीजिए। वेल्थ में क्या देखेंगे? लैंड, बिल्डिंग, मनी एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो ये पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। मेंबर्स ऑफ एवरी स्टेटम मे शेयर सम कॉमन इंटरेस्ट और मे शेयर अ सिमिलर लाइफस्टाइल which will up to some extent distinguish them from members of other social strata। अब ये समझिए, ये देखिए आपने स्ट्रेटिफिकेशन देखा, इसमें अपर क्लास टॉप पर है, मिडिल क्लास रैंक करेगी दूसरे नंबर पर, और लोअर क्लास तीसरे नंबर पर। ये किसके आधार पर किया गया? वेल्थ के आधार पर। चलिए ये भी बात मानी, लेकिन आप देखेंगे अपर क्लास की लाइफस्टाइल अलग है। इसकी लाइफस्टाइल अपर क्लास वाली है, लाइफस्टाइल 1। इसकी लाइफस्टाइल दूसरे टाइप की है, इसकी लाइफस्टाइल तीसरे टाइप की। मींस अपर क्लास की एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है, मींस इनकी लाइफस्टाइल में यूनिटी दिखेगी। तो ये सभी क्लास मींस इसके सभी मेंबर एक पर्टिकुलर टाइप की ही लाइफस्टाइल जी रहे होंगे, जैसे महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, महंगे जूते, महंगे परफ्यूम्स, बिजनेस क्लास में सफर करना, महंगे मोबाइल फोन्स यूज करना, ये सब इनकी लाइफस्टाइल होती है। जबकि मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल क्या होगी? एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस, स्किल अटेनमेंट पर ज़्यादा फोकस, खर्चे कम, सेविंग्स ज़्यादा। ये सब मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल होगी, जो भी पीपल इसमें लाई कर रहे हैं। लोअर क्लास के क्या है? क्योंकि ये हैंड टू माउथ कंडीशन में रहते हैं, तो सेविंग कतई नहीं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मीन्स सेविंग पर भरोसा करते नहीं, क्योंकि आमदनी ही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, खर्चा बहुत हो जाता है। और इन्हें कॉपी करना होता है किसको? मिडिल क्लास को या अपर क्लास को, इसलिए इनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ ये लोग किस में रहते हैं? हमेशा लोन में ही डूबे रहते हैं। ऑल्दो लोन में तो मिडिल क्लास और अपर क्लास भी हैं, लेकिन ये सब्सिस्टेंस लेवल पर भी हैं। ये ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे, उसकी कॉपी पहनेंगे। ये ब्रांडेड शू नहीं पहनेंगे, उसकी कॉपी पहनेंगे। तो आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल सबकी अलग है। तो डाइवर्सिटी तो है, ये D1, ये D2, डाइवर्सिटी तो समझ में आ रही है, और ये D3, इनकी लाइफस्टाइल में भी डाइवर्सिटी समझ में आ रही है। लेकिन यूनिटी इसमें समझ में आ रही है, यूनिटी 1, इसमें यूनिटी 2, और इसमें भी यूनिटी आपस में समझ में आ रही है, यूनिटी 3। तो आप देखिए स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में भी ऐसा नहीं है सब गलत ही है। यहाँ पर यूनिटी भी देखने को मिलती है एंड डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। मेंबर्स ऑफ एवरी स्टेटम may share some common interest or may share a similar lifestyle which will up to some extent distinguish them from members of other social strata, that is unity in diversity। members of every stratum may also develop their own subculture। अब देखिए यहाँ पर सब कल्चर वाली बात है, इसको देखेंगे ये क्या होता है सब कल्चर? which is unique to them and distinguishes them from members of other strata। ये जो पर्टिकुलर लाइफस्टाइल इन्होंने बनाई है, इसको आप सब कल्चर भी कह सकते हैं। जैसे मुंबई एक महानगर है, इकोनॉमिक कैपिटल है इंडिया की। अरे यहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोग ही आपको सोशल मीडिया में दिखते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा मुंबई में सब अपर क्लास के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपर क्लास भी दिखेगी, मिडिल क्लास भी दिखेगी, लोअर क्लास भी दिखेगी। तो यहाँ पर सब कल्चर दिखेगा मिडिल क्लास का,
लोअर क्लास का, अपर क्लास का। और इस सब कल्चर में इनकी वैल्यूज, ट्रेडिशंस सब अलग अलग होंगे। मीन्स लाइफस्टाइल अपनी होगी उनकी, उनके सब कल्चर्स के आधार पर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपने इलाहाबाद में सब कल्चर किसका देखा? बमबाजी का। आपने धुरंधर मूवी में लियारी टाउन में सब कल्चर किसका देखा? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। जबकि पूरे कराची में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, लेकिन उसमें एक क्लास पर्टिकुलर रह रही है, वो वैसा ही सब कल्चर वहां देखने को मिल जाता है। मेंबर्स ऑफ स्टेटा मे आल्सो हैव सम डिग्री ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज मेंबर ऑफ दैट स्टेटा। अब देखिए, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की क्या बात है? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास वाले एक दूसरे को पहचानते हैं। मीन्स अपर क्लास भाई भाई, मिडिल क्लास भाई भाई, लोअर क्लास भाई भाई। मीन्स ट्रेन में जब आप एक लोअर क्लास के बंदे हैं और आपको एक लोअर क्लास का बंदा मिल जाए, तो एक ब्रदरहुड की भावना आ जाती है। मीन्स आप एक दूसरे को पहचान पाते हैं। अब उस पहचान को कैसे पाते हैं? या तो आप सब कल्चर के आधार पर एक दूसरे को रिलेट कर लेते हैं, और उसी में आप लाइफस्टाइल भी एक दूसरे की गेज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। मीन्स इस स्टेटिफिकेशन में आप देखेंगे कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है। एक ब्राह्मण नॉर्थ इंडिया का और एक ब्राह्मण साउथ इंडिया का एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ब्रदरहुड की भावना आ सकती है। ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य में, और ऐसे ही शूद्र में होता है। तो स्टेटिफिकेशन सिस्टम में आपको इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये यूनिटी की भी बात कर रहा है। तो डाइवर्सिटी की भी बात है और यूनिटी की भी बात है। अकॉर्डिंग टू मेल्विन ट्यूमेन, social stratification refers to an arrangement of social group into a hierarchy of positions that are unequal with regard to power, property, social evolution or psychic gratification or satisfaction. ट्यूमिन साहब एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं। वो हायरार्की ऑफ पोजीशंस की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पावर, प्रॉपर्टी, सोशल एवोल्यूशन, और एक और इन्होंने टर्म दिया साइकिक ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन। यही स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है सर इसका मीनिंग क्या है। तो ये कह रहे हैं ट्यूमिन साहब, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, या लोग अनइक्वल क्यों हैं? क्योंकि लोगों के पास अनइक्वल पावर है, लोगों के पास प्रॉपर्टी में भी इनइक्वालिटी है, सोशल इवोल्यूशन अलग तरीके से हो रहा है। मीन्स अलग अलग सोशल ग्रुप में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो लास्ट पॉइंट है साइकिक ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन, मीन्स लोग ऐसा चाह भी रहे हैं कि जो जहां हैं उन्हें वहां रहने दिया जाए। मीन्स मोबिलिटी को लोग अचीव नहीं करना चाहते। भगवान ने मुझे ठाकुर बना के बहुत अच्छा किया, मीन्स वो ठाकुर बन के संतुष्ट हैं, अब वो और कहीं नहीं जाना चाहते। उन्हें मीन्स ये पोजीशन क्षत्रिय वाली अच्छी समझ में आ रही है। मीन्स वो अपने आप को सही मान रहे हैं। मीन्स वो ना सोसाइटी को इक्वल बनाना चाहते हैं ऐसा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन में सेटिस्फाइड है। अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज लिंक्ड विद ईच अदर बाय रिलेशंस ऑफ सुपेरियोरिटी और सबऑर्डिनेशन। इन्होंने थोड़ा सा डेफिनेशन को इजी किया और इसको यहाँ पर परमानेंट बस कह दिया, और कहा ये सोसाइटी का डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियोरिटी और सबऑर्डिनेशन, और कुछ भी नहीं। आप इसको पावर आवर कह रहे हैं, कोई कह रहा है अपर क्लास लोअर क्लास, आप रूलर रूल की बात कर रहे हैं, कोई इसको स्टेटस ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहा है और उसको हायरार्किकली अरेंज कर रहा है। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, आप बस सुपेरियोरिटी और सबऑर्डिनेशन के आधार पर देखिए इसको। जैसे यहाँ पर जो ऊपर है वो सुपेरियर है, इसको कास्ट मत देखिए, इसको बस सुपेरियोरिटी के आधार पर देखिए। यहाँ पर जो नीचे है वो सबऑर्डिनेट है, यहाँ पर जो ऊपर है वो सुपेरियर है, नीचे है वो सबऑर्डिनेट है। यहाँ पर जो ऊपर है वो सुपेरियर है और जो नीचे है वो सबऑर्डिनेट है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, रूलर आपके यहाँ कौन है? आपका डीएम, आपका एसएसपी। और रूल्ड कौन है? बेचारे आप बताइए। सुपेरियर आपके यहाँ कौन है? ये लोग। और रूल्ड कौन है या सबऑर्डिनेट कौन है? वो तो आप ही हैं। तो इसको स्टेटस ग्रुप, वेल्थ और पॉलिटिकल ग्रुप से मत देखिए, पावर से मत देखिए, इसको बस सबऑर्डिनेशन एंड सुपेरियरिटी के आधार पर देखिए। ये कौन बोल रहा है? गिलबर्ट साहब। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज viewed एज सोशल प्रोसेस, पहली बात तो सोशल प्रोसेस है, एज वेल एज मेथड devised by sociologists to understand
inequalities in the society। तो इन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये एक टूल है, मेथड है, प्रोसेस है, एक मेंटल क्रिएशन है किसका? सोशियोलॉजिस्ट का। क्यों? उन्होंने कहा सो सोशल रियलिटी में क्या है? ब्राह्मण की एक पोजीशन है, क्षत्रिय की एक पोजीशन है, वैश्य की एक पोजीशन है, शूद्र की एक पोजीशन है। अब उसको अगर समझना है तो हमें दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अपर क्लास की एक पोजीशन है, लोअर क्लास की एक पोजीशन है, तो एक हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक रूलर की पोजीशन है, एक रूल्ड की पोजीशन है, उसका एक स्ट्रक्चर है और उसको हमें अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा। उस मेंटल क्रिएशन को ही कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। मीन्स ये सोशलॉजिस्ट को मदद करता है इनइक्वलिटी को समझने में। अगर हम ये बनाए ही ना तो हम क्या इनइक्वलिटी के बारे में जान पाएंगे? मीन्स थ्रू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वी स्टडी inequalities। Social stratification is a branch of sociology that studies inequality across society। तो पूरे टॉपिक का लबोलबाब ये है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस लिए काम आता है। ये सोसाइटी में प्रिवलेंट इनइक्वालिटी को स्टडी करने के लिए काम आता है। मीन्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का यूज करते हैं सोशल इनइक्वालिटी को स्टडी करने के लिए। दिस इनइक्वालिटी विच इज यूनिवर्सल फिनोमेना कैन बी बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एस इनकम, जेंडर, पॉलिटिक्स एंड सोशल स्टेटस। ये कह रहे हैं क्योंकि इनइक्वालिटी का बेसिस इनकम हो सकता है, जेंडर हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, सोशल स्टेटस हो सकता है। सोशल स्टेटस का मीनिंग, एक एग्जांपल लेते हैं कास्ट ग्रुप। इनकम का एग्जांपल आपने अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में देख लिया। जेंडर का एग्जांपल आप मैन एंड वुमेन में देख रहे हैं। और उसके बाद एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के रूप में देखिए। तो अगर इसका एक स्ट्रेटिफिकेशन करें तो आपको दिखेगा मैन, वुमेन और सबसे नीचे कौन दिखेगा? सेक्सुअल माइनॉरिटी। कौन? एलजीबीटीक्यू प्लस। अब आल दो इसमें मैन कम नहीं है संख्या में, तो इसलिए ये ट्राइंगल के फॉर्म में नहीं दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा। जितना मैन है उतने ही वुमेन है, लेकिन सेक्सुअल माइनॉरिटी कुछ कम है, तो एलजीबीटीक्यू प्लस। यहाँ पर ये सुपेरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, तो ये भी एक स्ट्रेटिफिकेशन है। तो जब आपने ये बना लिया, इसको देख लिया, तो आपको इनइक्वालिटी समझ में आएगी। तो आपको सबसे पहले देखते ही पता लग जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा एक्सक्लूडेड कम्युनिटी है। मीन्स सबसे पावरफुल मैन है, उससे कम वीमेन है। अब इस एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में भी आप देखेंगे कुछ ब्राह्मण होंगे, कुछ क्षत्रिय होंगे, कुछ वैश्य होंगे, कुछ शूद्र होंगे। तो आप एक पर्टिकुलर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होते देखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मीन्स एक अगर सब सिस्टम आपने एलजीबीटी कम्युनिटी का ले लिया, उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये अगर आप जान पाए, ये अगर जान पाए कि ऐसा कुछ होता है इवन इन एलजीबीटी, तो वो आप जान पाए थ्रू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि आपने स्टडी किया इनइक्वालिटी को, तो आपने इनइक्वालिटी के अंदर इनइक्वालिटी को समझा। आप जब जानना चाहे तभी आप जान पाए। Although the specific form of inequality vary from one society to another। हाँ, ये भी कह रहे हैं आप ऐसा नहीं यूनिवर्सल मॉडल मत बना लीजिएगा। कास्ट का जो आपने स्ट्रेटिफिकेशन किया वो इंडियन सोसाइटी पर लग जाएगा, आप इसको चाइनीज सोसाइटी पर हूबहू नहीं लगा सकते। तो ये आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। पीपल्स रिस्पॉन्सेज टू इनइक्वालिटी रेंज फ्रॉम टॉलरेटिंग इट टू एक्टिवली रिबेलियन अगेंस्ट इट। अब देखिए, लोग या तो सहते हैं या उखाड़ फेंकते हैं। तो ये बात कैसे पता लगी? या तो लोग सह रहे होंगे या उखाड़ फेंकेंगे। ये बात तभी पता लगी होगी जब हमने स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को समझा होगा, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट बनाया होगा इनइक्वालिटी का। मीन्स इनइक्वालिटी को समझना चाहे होंगे, तो हमें पता लगा कुछ लोग तो टॉलरेट करने लगते हैं और किन्हीं किन्हीं सोसाइटी में लोग रिबेल भी कर देते हैं। जैसे जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, वो क्या बात कर रही हैं? बेबी स्ट्राइक। अब हमें नहीं चाहिए बच्चे, क्योंकि वो कह रही हैं कि महिलाओं पे अगर जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो शोषण है महिलाओं का, वो बस इसी कारण है क्योंकि महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं। तो उस काम से अगर उनको हटा दिया जाए, अगर महिलाएं बेबी स्ट्राइक कर दें, तो शायद महिलाओं की जो कंडीशंस हैं इस सोसाइटी में सुधर जाएं। ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, ये हेट्रोनॉर्मेटिविटी की बात अब नहीं कर रही। ये कह रही हैं हमें मेल पार्टनर नहीं चाहिए, ये होमोनॉर्मेटिविटी की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि आप सेक्सुअल इंटीमेसी दिखाइए एक फीमेल पार्टनर की तहत। मीन्स फीमेल फीमेल सेक्सुअल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, जिससे एक फीमेल फ्री हो जाए
पैट्रियार्की से उसे किसी भी मेल की जरूरत ना पड़े। मीन्स जब आप बेबी स्ट्राइक कर देंगे तो आपको मेल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं और आपका एक्सप्लॉइटेशन रुक जाएगा। ऐसी कुछ रिबेलियन वाली बात कौन कर रहे हैं? रेडिकल फेमिनिस्ट। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, ये करने लगे हैं, इसके पीछे कौन है? आपकी स्टडी। किसकी? इनइक्वालिटी की। मीन्स आपने इनइक्वालिटी को स्टडी किया और उसको ही कहा गया सोशल स्टेटिफिकेशन। द फील्ड आल्सो इन्वॉल्व्स द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इनइक्वालिटी इन डिफरेंट सोसाइटीज। तो फिर वही बात, आप स्टडी कर रहे हैं किसकी? इनइक्वालिटी की, और वो भी डिफरेंट सोसाइटी में। फिर उसको क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। इस पूरी घटना को, इस पूरी प्रोसेस को स्टेटिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, या स्टेटिफिकेशन कहते हैं, या स्टडी ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। तो मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है, पता तो चले कि गैर बराबरी कितनी है, हम कितने अनइक्वल हैं, हम कितने एक्सप्लॉइटेड हैं, कैसी है, आज इसकी क्या कंडीशन है। क्या हमारे पूर्वज जितने अनइक्वल थे, आज हम उतने अनइक्वल हैं कि और ज़्यादा हुए, कि और कम हुए, और कहाँ कहाँ है? मीन्स हमारे ज़िले में है कि बगल वाले ज़िले में भी है, हमारे पूरे प्रदेश में है, या हमारे पूरे देश में है, या पूरे विश्व में है। इस बात को अगर जानना है तो हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर। हमें समाज के ताने बाने को, समाज की संरचना को समझना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा हायरार्किकली विदिन अ सिंगल सोशल स्ट्रक्चर। सोशोलॉजिस्ट लाइक ल्यू डूमो एंड एम श्रीनिवास हैव एक्सप्लोर्ड इनइक्वालिटी। अब देखिए, इंडियन सोसाइटी में भी अगर इनइक्वालिटी को एक्सप्लोर किया गया, बहुत सारे इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने ये किया। एग्जाम्पल के लिए ल्यू डूमो और एम श्रीनिवास। स्पेसिफिकली द कास्ट सिस्टम, और इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को बहुत रीड किया गया फ्रॉम डिफरेंट एनालिटिकल पर्सपेक्टिव। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, लुई डोमो का होमो हायरार्किकस, एम एन श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन, इन सबको हम पेपर 2 में पढ़ेंगे। लेकिन ये अगर हो पाया, ये बस इसीलिए हो पाया क्योंकि कंसेप्ट है सोशल स्टेटिफिकेशन का, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं किसको? इनइक्वालिटी को। तो आज हमने क्या देखा? स्टेटिफिकेशन या इनइक्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगले 2 या 3 चैप्टर में, लेक्चर्स में, मैं आपको इसके डिफरेंस भी बताऊंगा कि स्ट्रेटिफिकेशन पर्टिकुलरली ओपन सोसाइटी के लिए यूज करते हैं, जबकि हायरार्की जो टर्म है वो क्लोज सोसाइटी के लिए यूज करते हैं। मीन्स जहाँ पर सोशल मोबिलिटी कम होती है वहाँ पर टर्म हायरार्की यूज करते हैं, और जहाँ पर सोशल मोबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर टर्म स्ट्रेटिफिकेशन यूज करते हैं। आल दो दोनों ही अनइक्वल सोसाइटी हैं। स्टडी ऑफ इनइक्वालिटी थ्रू स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। वही बात, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम से क्या कर रहे हैं? बस स्टडी कर रहे हैं, और किसकी? इनइक्वालिटी की। क्योंकि पता तो चले कि गैर बराबरी कितनी है, कैसी है, और कहाँ कहाँ है। तो ऐसी स्टडी की नीड क्यों है? तो मैंने यहाँ पर लिखा है, बाई स्टडिंग हायरार्की, दैट इज हायरार्किकल पोजिशंस एंड हायरार्किकल सिस्टम। मीन्स जब हम स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम की स्टडी करेंगे या इनइक्वालिटी की स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कौन सी पोजीशंस क्लोज्ड हैं। मीन्स वहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं सकता। मीन्स कहाँ है हायरार्किकल सिस्टम? बाई स्टडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज, दैट इज नेचुरल और सोशल। आपके मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज नेचुरल एंड व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटीज। तो ये भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एनालाइजिंग द रूट्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। सोशल इनइक्वालिटीज हैं क्यों? मीन्स हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से जाना रीजन्स बिहाइंड सोशल इनइक्वालिटीज। इससे पहले कभी हम रीजन पर फोकस नहीं करे थे, हम कभी नहीं समझे क्यों हैं हम अनइक्वल। दैट इज नेचुरल डिफरेंस और सुओमोटो। कि सोसाइटी चाह रही है कि, और नेचर चाह रहा है। कैन देयर बी एनी सोसाइटी विच इज एब्सोल्युटली क्लोज्ड और ओपन? स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम से हम ये जान जाएंगे क्या कोई ऐसी सोसाइटी है जहां पर एब्सोल्यूट क्लोजनेस है या एब्सोल्यूट ओपननेस है। बात करें अमेरिकन सोसाइटी की, तो क्या आप बता रहे हैं या समझ पा रहे हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास? तो यहाँ पर कोई भी बंदा लोअर क्लास का चाहे वो अपर क्लास में पहुंच सकता है कैसे भी, या लोअर क्लास का बंदा उससे ऊंची वाली लोअर क्लास में पहुंचेगा, फिर वो मिडिल क्लास में, फिर अगर मौका लगा जिंदगी रही तो वो अपर क्लास में। तो अमेरिकन सोसाइटी में कौन सी मोबिलिटी आपको देखने को मिलेगी? तो आप कहेंगे सर ये वाली तो लग रही है, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। मीन्स आप अगर वर्कर पैदा हुए तो जिंदगी खत्म होते होते मैनेजर ही बन पाएंगे।
इससे ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो एब्सोल्यूट ओपननेस की तो बात है ही नहीं। और क्या कोई सोसाइटी ऐसी भी है आज इसमें अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जो जहां पैदा हो गया लोअर क्लास में एक पर्टिकुलरली स्टैंड पर कोई पड़ा हुआ है, वो जिंदगी भर वहां ही रहेगा और कहीं जा ही नहीं सकता? या क्या कास्ट सिस्टम एब्सोल्युटली क्लोज्ड है? मुझे बताइए। अगर आप कहेंगे हाँ, तो मैं आपको कहूंगा आप पढ़िए संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट। इसमें अपवार्ड मोबिलिटी की तरफ देख रहे हैं कुछ लोग। ये कह रहे हैं हम अपर कास्ट को कॉपी करेंगे और हम एक सेकुलर स्टेटस गेन करेंगे सिमिलर टू अपर कास्ट। और जब हम सेकुलर स्टेटस को गेन करने लगेंगे, जनरेशन ओवर जनरेशन, हम उनके रिचुअल स्टेटस को भी गेन कर लेंगे। तो एब्सोल्युटली क्लोज तो कास्ट सिस्टम भी नहीं है, ये भी समझ में आ गया। क्या कास्ट सिस्टम एब्सोल्युटली ओपन है? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? एक शूद्र को 5-6 जनरेशन लग जाएंगे एक अपर कास्ट बनने में। तो संस्कृताइजेशन का जो कंसेप्ट है एमएन श्रीनिवास दे रहे हैं, वो एक जनरेशन की बात नहीं है, उसमें बहुत सारी जनरेशंस लग सकती हैं। तो एब्सोल्युटली क्लोज्ड भी नहीं है कास्ट सिस्टम, एब्सोल्युटली ओपन भी नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता पा रहा हूं, मैं क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने इंडिया के स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया है। ए सोसाइटी कैन नॉट बी एब्सोल्युटली क्लोज्ड और ओपन। जो बात मैंने यहाँ पर की, कोई सोसाइटी एब्सोल्युटली क्लोज्ड और ओपन नहीं हो सकती। इवन कास्ट सिस्टम भी जो क्लोज्ड दिखता बहुत है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत ओपननेस है। All societies exist on a spectrum between these two extremes and their degrees of openness depends on their system of stratification। तो वही बात है, ये कह रहे हैं ओपननेस और क्लोजनेस के बीच में जो रियलिटी है, उसमें हर एक सोसाइटी लाई करती है। ऐसा नहीं है हर एक सोसाइटी इन दो एक्सट्रीम एंड पर है, नहीं, हर सोसाइटी बीच में है। मीन्स अगर 60% ओपन है तो 40% क्लोज है, 40% ओपन है तो 60% क्लोज है। ऐसा नहीं है 0% या 100% वाली बात, ऐसा नहीं है। तो ये बात जो आप जान पाए, ये कैसे जान पाए? क्योंकि आपने स्टडी किया है स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी। स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी थ्रू द लेंस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और फंक्शनलिस्ट अप्रोच। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच की बात करें तो ये अप्रोच है मार्क्स की, ये अप्रोच है फेमिनिस्ट स्कॉलर की और दलित सोशलॉजिस्ट की। मीन्स एक फेमिनिस्ट ये कहेगी इनइक्वालिटी का कारण कौन है? पैट्रियार्की। पैट्रियार्की किसकी वजह से है? मैन की वजह से। मीन्स एज पर फेमिनिस्ट स्कॉलर इनइक्वलिटी है तो उसके पीछे कौन है? मैन। मार्क्सिस्ट कहेंगे इनइक्वलिटी है तो उसके पीछे कौन है? आज के समाज में कैपिटलिस्ट। और अगर प्रीवियस मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो जो भी हैव्स थे उनकी वजह से इनइक्वलिटी थी। वो चाह रहे थे तो इनइक्वलिटी थी, अगर वो नहीं चाहते तो इनइक्वलिटी नहीं होती। तो इनइक्वलिटी किन की वजह से है? मास्टर्स की वजह से। इनइक्वलिटी किन की वजह से है? लॉर्ड्स की वजह से। इनइक्वलिटी किन की वजह से है? कैपिटलिस्ट की वजह से। और इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगी एज पर मार्क्सिस्ट जब कम्युनिस्ट सोसाइटी आ जाएगी। तो एज पर कार्ल मार्क्स सभी मर्जों की एक दवा, तो इनइक्वलिटी की भी एक दवा है, क्या है? आप कम्युनिज्म लाइए, इनइक्वलिटी तो कोसों दूर भाग जाएगी। तो मार्क्स सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। दलित सोशलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं? इनइक्वलिटी है तो उसके पीछे कौन है? ब्राह्मणिज्म। तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणिज्म, ये आइडियोलॉजी है इनइक्वलिटी के पीछे। तो दलित सोशलॉजिस्ट अगर कहेंगे कि इनइक्वलिटी को खत्म करना है तो सॉल्यूशन क्या देंगे? ब्राह्मणवाद, भारत छोड़ो, अगर भारत की बात कर रहे हैं तो। मीन्स ये कह रहे हैं ब्राह्मणवाद हटाइए। फेमिनिस्ट क्या कह रहे हैं? पैट्रियार्की हटाइए। मार्क्सिस्ट क्या कह रहे हैं? कम्युनिज्म लाइए। और अगर बात करें फंक्शनलिस्ट की, तो उनकी स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में वो कह रहे हैं इनइक्वलिटी है तो बढ़िया है, इससे समाज चलता है। तो इनइक्वलिटी को ये डायरेक्ट इनइक्वलिटी नहीं कहते, ये घुमा के क्या कहते हैं? लेजिटिमेट इनइक्वलिटी। बोले समाज चाह रहा है तो इनइक्वलिटी है। या फिर इसको कहते हैं कंपिटिटिव इनइक्वलिटी। मीन्स अगर कोई व्यक्ति कंपटीशन के बाद इनइक्वल हुआ है तो वो कहता है कि ठीक है। जैसे आप अगर एक लेखपाल हैं और आपका पड़ोसी एक आईएएस है, तो आप उस इनइक्वलिटी को टॉलरेट कर रहे हैं। क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ये एक लेजिटिमेट इनइक्वलिटी है। तो मैं आपसे कहूंगा आपने इसको लेजिटिमेट कैसे मान लिया भाई साहब? तो आप कहेंगे सर आईएएस की तैयारी मैंने भी की थी, आईएएस की तैयारी उसने भी की थी। मीन्स दोनों कंपटीशन में गए और कंपटीशन की वजह से इनइक्वल हुए। तो ये फंक्शनल है, ये चलता है। तो यही कह रहे हैं फंक्शनलिस्ट कि इनइक्वलिटी है वो तो कॉम्पिटिटिव है, लेजिटिमेट है, तो रहने दो।
जबकि मार्क्सिस्ट कह रहे हैं इसको हटाओ, फेमिनिस्ट कह रहे हैं कि हटाओ, और दलित सोशलॉजिस्ट भी हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, या जिसको हम कहते हैं सामाजिक चश्मा, इन सबका अलग अलग है। तो ये जो हम बात जान पाए, ये इसी वजह से जान पाए क्योंकि हमने स्टडी की है स्ट्रेटिफिकेशन की। स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम स्टडीज पीपल्स रिएक्शन टू इनइक्वालिटी। एक तो हमने क्या देखा, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम देखता है कि इनइक्वालिटी है क्यों, क्या इनइक्वालिटी खत्म हो रही है कि नहीं, ये भी देखता है। इस जनरेशन में जो इनइक्वालिटी है वो प्रीवियस जनरेशन में कैसी थी, ये भी देखता है। डिफरेंट अप्रोचेस देखता है, मींस मार्क्सिस्ट कैसे देख रहे हैं, दलित सोशलॉजिस्ट कैसे देख रहे हैं, फेमिनिस्ट कैसे देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वो पीपल के रिएक्शंस भी देखता है कि जब ये इनइक्वालिटी खत्म करने की ठान लेते हैं तो क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस करते हैं, कलेक्टिव मोबिलाइजेशन करते हैं, मूवमेंट लॉन्च करते हैं, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन सदर्न इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, सत्यशोधक समाज। ये कुछ मूवमेंट हैं जो ज्योतिबा फूले का था, ज्योतिबा फूले। तो ये जो मूवमेंट आए, ये इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए आए। तो इनकी भी जो स्टडी हो पाई वो इसीलिए हो पाई क्योंकि हम स्टडी कर रहे थे क्या, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। ओल्ड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी और अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज रिप्लेस्ड बाय न्यू फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। ये क्या बात हुई, हमने स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करते वक्त एक चीज ऑब्जर्व की, क्या, कि भाई जो पहले इनइक्वालिटी थी वो अनएक्सेप्टेबल हो चुकी थी, अब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उसको चेंज किया गया। इनइक्वालिटी तो रही, ऐसा नहीं इनइक्वालिटी खत्म हो गई, समाज ट्रेडिशनल से मॉडर्न बना, तो ऐसा नहीं इनइक्वालिटी खत्म हो गई, भाई साहब इनइक्वालिटी वहीं पर है। हुआ क्या, पहले इनइक्वालिटी जो थी वो अब हो गई अनएक्सेप्टेबल, मीन्स उसको थोड़ा खत्म किया जाने लगा होगा, और एक नए तरीके की इनइक्वालिटी गढ़ी जाने लगी। मीन्स एग्जाम्पल के लिए, पहले मान लिया इनइक्वालिटी थी कास्ट बेसिस पर, धीरे धीरे अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें मॉडर्न बनती जा रही है, कास्ट की जो रियलिटी है वो डाइल्यूट होती जा रही है। लेकिन जैसे ही सोसाइटी मॉडर्न बन रही है तो नई इनइक्वालिटी प्रोमिनेंट होती जा रही है, वो है क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी। तो इस सेंटेंस से आपको क्या पता लगता है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी थी और इनइक्वालिटी रहेगी। अब ये बात कौन कह सकता है, आप बताइए। ये बात कह सकते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट, क्योंकि यही इसको कहते हैं चलता है कल्चर। इनइक्वालिटी तो चलती है, बस ये फॉर्म अपने बदलेगी। तो पहले जो कास्ट में इनइक्वालिटी थी उसको इलेजिटिमेट कहा जाने लगा, क्योंकि समाज चेंज हो गया, समाज ने कहा अब हम इसको नहीं सहेंगे। फिर लेकिन जो क्लास की इनइक्वालिटी आई, आज समाज उसको क्या कह रहा है, लेजिटिमेट इनइक्वालिटी। भाई साहब ये तो कम्पिटिटिव है, अगर सामने वाले के पास 5 कार हैं और हमारे पास एक टूटी-फूटी साइकिल है, इसका कारण है क्योंकि उसने बेचारे ने मेहनत की है, मैंने मेहनत नहीं की। तो इसको कहा गया कॉम्पिटिटिव इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के बारे में इतना जान पाना, इसके इतने रूप जान पाना, ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया। तो अपने चैप्टर नंबर 7 में जो टॉपिक है प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट्स, कलेक्टिव एक्शन और रिवॉल्यूशन, इसको जनरली हम पॉलिटिक्स के रियाल में ही देखते हैं, लेकिन आज मैंने आपको इसको दिखाया इनइक्वालिटी के रियाल में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो है संस्कृताइजेशन एक कंसेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास साहब का, जो हम पेपर 2 में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको थोड़ा-सा संस्कृताइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा। संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में होता क्या है, लोअर कास्ट या ट्राइबल ग्रुप्स वो इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। क्या नकल में क्या करते हैं, लाइफ़स्टाइल, रहन-सहन किसका? पहले श्रीनिवास कहते थे कि ये लोग ब्राह्मण का करते हैं, तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को कहा ब्राह्मणाइजेशन, मीन्स ब्राह्मण लोगों का लाइफस्टाइल कॉपी कर रहे हैं कौन, लोअर कास्ट और ट्राइबल, तो उसको कहा गया ब्राह्मणाइजेशन। लेकिन श्रीनिवास फिर अपने आप को करेक्ट करते हैं, बोले ऐसा नहीं है, ब्राह्मण को ही कॉपी करते हैं, सभी अपर कास्ट को लोअर कास्ट और ट्राइबल ग्रुप कॉपी करते हैं। तो वो अपर कास्ट कौन कौन सी हो सकती हैं, क्षत्रिय को भी कॉपी कर सकते हैं और वैश्य को भी, तो इसको क्षत्रियाइजेशन या वैश्याइजेशन भी कह सकते हैं या ब्राह्मणाइजेशन, और तीनों को मिला के कह दिया जाता है संस्कृताइजेशन। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर ये लाइफस्टाइल क्यों ही कॉपी करेंगे, इसमें ऐसा क्या है? तो आप इसको सोचिए 1900 के इंडिया के रिस्पेक्ट में। आप सोचिए पहले कास्ट के बेसिस पर सेकुलर और रिचुअल हायरार्की होती थी,
अब इस हायरार्की में भी 2 हायरार्की बता दी किसने? श्रीनिवास ने। एक तो सेकुलर, एक रिचुअल। सेकुलर हायरार्की का मीनिंग है शिक्षा, रोजगार, पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें। मीन्स इसमें आपकी पोजीशनिंग क्या है? और रिचुअल हायरार्की का मीनिंग है कि धर्म से रिलेटेड जो कर्म कांड हैं, उसमें आपकी पोजीशनिंग क्या है? तो जो ग्रुप संस्कृताइजेशन कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, उन्हें ये पता है कि यार इन लोगों की लाइफ़स्टाइल कॉपी करने से मीन्स हम उनकी जैसी शिक्षा पा सकते हैं, हम उनके जैसा रोज़गार पा सकते हैं, हमें उनके जैसा ही पॉलिटिक्स में सम्मान भी मिल सकता है। तो क्यों ना लाइफ़स्टाइल कॉपी किया जाए? और जब हम सेकुलर हायरार्की में ऊपर पहुँच जाएँगे, ये सब कॉपी करते हुए, मीन्स वैसी ही शिक्षा लें, वैसा ही रोज़गार लें, वैसे ही पॉलिटिक्स में काम करें, तो हमारी सेकुलर हायरार्की हो जाएगी ऊपर। और जब ये काम होगा, ये कॉपी हम करेंगे, इमिटेट करेंगे लाइफ़स्टाइल, और हमारी 1-2 पीढ़ी, 1-2 जनरेशन इसको कॉपी कर लेंगे, तो अपने आप हमारी रिचुअल हायरार्की भी ठीक होने लगेगी। मीन्स 13वीं में हम भी पहले खिलाए जाएँगे। कोई धार्मिक काम होगा, तो हम भी पहले बैठाए जाएँगे। तो इसको कहा गया रिचुअल हायरार्की, और इन चीज़ों को कहा गया सेकुलर हायरार्की। तो ये कांसेप्ट था संस्कृताइजेशन का। इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे पेपर 2 में। अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि यार कोई एक फैमिली है, एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप मान लीजिए, वो कॉपी कर रहा है और वो अबार्ड मोबिलिटी गेन भी कर रहा है। तो आप बताइए सोसाइटी इक्वल बन रही है या अनइक्वल बन रही है? आप जब कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आप कहेंगे सर हो क्या रहा है? ये सोशल लैडर है, इसको ऊपर चढ़ा जा रहा है। देखिए, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर सोशल मोबिलिटी है समाज में? पहली बात तो मीन्स कास्ट में भी सोशल मोबिलिटी देखने को मिल रही है। अगर एक विलेज में भी ऐसा होने को दिख रहा है, सेंसिटाइजेशन हो रहा है, और दूसरी कास्ट भी एक्सेप्ट कर रही है एक पर्टिकुलर लोअर कास्ट के बंदे को अबार्ड मोबिलिटी गेन करते हुए, तो मीन्स सोशल मोबिलिटी तो है। चलो ये बात समझ में आई। अब एक शूद्र व्यक्ति मान लीजिए ब्राह्मण बनने लगा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति या उसकी फैमिली के सब व्यक्ति या उसकी पर्टिकुलर एक शूद्र कास्ट है, उसके कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन गए। तो आपको ये तो दिख रही है कि सर इक्वलिटी बढ़ रही है, मीन्स ब्राह्मण के बराबर हो गए, इक्वल हो गए ब्राह्मण के। तो एक तरफ तो आपको इक्वलिटी बढ़ती हुई दिख रही है कि एक शूद्र ब्राह्मण बन गया, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो शूद्र है ये अलग हो गया जो और शूद्र उसके साथ थे पहले। जो और शूद्र थे उनसे ये अलग हो गया है, मीन्स उनसे तो ये अब अनइक्वल हो गया है, मीन्स इनइक्वलिटी इसने भी बढ़ा दी। मीन्स एक तरफ ये ब्राह्मण के साथ तो इक्वल हो रहा है, लेकिन अपने शूद्र भाइयों के साथ इनइक्वलिटी बढ़ाई दे रहा है। तो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी कहीं न कहीं साथ-साथ में चलते रहते हैं। तो एक डाउट आपका खत्म हो गया कि सर समाज में ना ही कंप्लीटली इक्वलिटी देखने को मिलती है, ना ही समाज में कंप्लीटली इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। अब ऐसे ही आज के दौर की बात करें, कौन-सा दौर? 2026 का। उसमें आप देखेंगे लोग अब शूद्र बनना चाहते हैं। कौन लोग? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्यों? क्योंकि अब उन्हें रिजर्वेशन चाहिए। आप देखेंगे जाट भी अब कह रहे हैं हमें भी ओबीसी में लाइए। तो उसको कहा गया शूद्राइजेशन। तो लोग अब डाउनवार्ड मोबिलिटी माँग रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये जो आंसर्स हैं, ये हमें इस चैप्टर में मिलेंगे कि लोग क्यों डाउनवार्ड जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सभी आंसर्स आपको मिलने लगेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो डाउट रहता है आपके माइंड में, सर डिफरेंस और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है? मीन्स इनमें क्या अंतर है? मीन्स जो नेचुरल डिफरेंस होता है वही सोशल इनइक्वालिटी हो जाती है? मीन्स हमेशा नेचुरल डिफरेंस सोशल इनइक्वालिटी का फॉर्म लेगा कि नहीं लेगा? ये एक बेसिक डाउट आपके माइंड में रहता है कि मेन और वुमेन या मेल और फीमेल नेचुरली डिफरेंट हैं, लेकिन वह जब मैन और वुमेन बनते हैं तो वो सोशली डिफरेंट हो जाते हैं, और सोशली डिफरेंट होने के बावजूद ये सोशली अनइक्वल हो जाते हैं। मीन्स डिफरेंस कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी को जन्म देता है, लेकिन क्या ये हमेशा ही जन्म देता है? इसका आंसर हमें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
उससे पहले आप ये रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।